नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में वेलकम है, स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 1 देखेंगे, जिसका नाम है भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। भौगोलिक क्षेत्र इंडिया में कौन-कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय रेंज है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थर्न प्लेन यानी गंगा का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या गंगा का मैदान, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, बीच में ये डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार है, इधर इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पर रेगिस्तान हो गया। ये सब देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। आज का जो इंडिया है, कोई ज़माने में इस टाइप का इंडिया नहीं था। आपने हमेशा सुना होगा कि जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर कभी समुद्र था, वो इस प्रकार से था। पहले इस इंडिया का जो प्लेटू है, प्लेस है जहाँ पर आज हम रह रहे हैं, ये पहले बहुत दूर था। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया साइड में रखा हुआ उस हिसाब से था। धीरे-धीरे करोड़ों अरबों वर्ष लगे इसको धीरे-धीरे ऊपर खिसकते ये यहाँ आके यूरेशिया जो मेन प्लेटू था इससे टकराया और टकराने के बाद ये एक पोर्शन ऊपर उठ गया, इसकी वजह से यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया। आज भी हिमालय की ऊंचाई कंटिन्यू बढ़ रही है। लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में परिवर्तन किया गया था। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, भारत के भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयां देखेंगे, ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की समानता देखें, असमान प्रक्रियाएं देखेंगे, क्षेत्रों की प्रकृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन-कौन से थे, वो सब चेक करेंगे। जैसे एक साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक मतलब पुराने जो साहित्य लिखे गए हैं उनके उनसे जो जानकारी मिलती है उनके आधार पर। पुरातात्विक स्रोत जिससे खुदाई में जो भी चीजें मिलती हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद, और एक विदेशी वृत्तांत, कोई विदेशी यहाँ आए उन्होंने कुछ लिख के गए, उसमें से भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में देखेंगे। अभी देखते हैं प्रस्तावना। भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है। अगर किसी भी इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उस जगह का जिक्र जरूर आएगा और जगह भूगोल के अंतर्गत आती है। मानव इतिहास और पर्यावरण इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव जब जब हमेशा पर्यावरण का उपयोग करता आया है तो उसको अलग नहीं कर सकते। मनुष्य और प्रकृति के बीच आदान प्रदान बहुत पहले से चलता आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में रेगिस्तान है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, विशाल जलोढ़ मैदानी इलाके हैं, ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी पठार भूमि है। पर्यावरण विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश और परिस्थितियां। भौतिक परिवेश हमारे चारों ओर जो भौतिक परिवेश है, जो परिस्थितियां जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं उन्हीं को पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य समाज के विकास पर प्रभाव वाले कारक, इनमें से क्या क्या मनुष्य और समाज के विकास पर प्रभाव डालते हैं? मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण। इतिहास के 3 मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं? जैसे हम पहले देख चुके हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत। भू-आकृतिक लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, ये आप देख सकते हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र इंडिया में यहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु और गंगा के मैदान, या बीच का पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ सिंधु और गंगा के मैदान है। प्रायद्वीपीय भारत, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये प्रायद्वीपीय भारत है। हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये अभी भी बढ़ रही है, कंटिन्यू नहीं है। हिमालय की बर्फ से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में पानी आता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इधर बहती है। गंगा नदी यहाँ से निकल के इस साइड में आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और सिंधु नदी इधर आती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तीनों में पानी हिमालय से ही आता है। जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों में जो मैदानी भाग है वहां पर जलोढ़ मिट्टी हिमालय से नदी के साथ बह के आती है। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता, सिंधु के मैदान थे वहां पर भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहीं पे हुई थी। उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से उड़ीसा तक 1600 किलोमीटर अलग करता है। उत्तर का मैदान जो इस पोर्शन को बोलते हैं, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया। इन दोनों के बीच में ये गुजरात है, और गुजरात से उड़ीसा तक ये 1600 किलोमीटर लंबी भूभाग आता है, इनको अलग करता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियां सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती हैं। राजस्थान में यहाँ पर सिंधु अरावली पर्वतमालाएं हैं, वो जो सिंधु का मैदान है उनको इस प्रायद्वीपीय भाग से अलग करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां और छोटा नागपुर का पठार। मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, और छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है, और सतपुड़ा रेंज भी यहीं पे है। और ये एरिया बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सारा इलाका मिलके इसमें कवर करता है। भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय भारत, यह प्रायद्वीपीय भारत। 4 प्रमुख नदियां,
प्रायद्वीपीय भारत की 4 प्रमुख नदियाँ कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ये चारों नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप इधर देख सकते हो, ये बंगाल की खाड़ी है, ये सारी नदियाँ इधर गिर रही हैं। मध्य भारत की नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। ये नर्मदा और ये ताप्ती, ये दोनों गुजरात के अरब सागर में आके गिरती हैं। भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता दक्कन का पठार, उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से कर्नाटक के दक्षिणी सीमाओं तक। उत्तर में ये दक्कन का पठार है, यहाँ पर विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां अभी बताया था। नीचे कर्नाटक की दक्षिणी सीमा तक है, फैला हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यह महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र और मध्य भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास, ज्वार और मूंगफली, तिलहन की अच्छी पैदावार होती है। हिमालय, अभी हम हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, ये वाला है पूर्वी हिमालय, आप देख सकते हैं। दूसरा मध्यवर्ती हिमालय, ये मध्यवर्ती हिमालय है। तीसरा पश्चिमी हिमालय और ये वाला पश्चिमी हिमालय। अभी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक, ये वाला यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी और असम का इलाका है। मध्यवर्ती हिमालय भूटान के त्रिचाल से तिब्बत के पठार तक, यहाँ भूटान से लेकर तिब्बत तक की सीमा पर स्थित है। और भारत और तिब्बत के बीच व्यापार यहीं से होता है, इसी रास्ते से होता है। पश्चिमी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये यहाँ पर अफगानिस्तान के बदख्शां से उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सारा और हिमाचल तक आता है। ये वाला वेस्टर्न हिमालय है। पश्चिमी सीमा प्रदेश, संकरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान तक है। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट अफगानिस्तान में है। सिरतुगई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था, जो बाहर के साइड में हड़प्पा वाले जहाँ व्यापार करते थे, बाह्य केंद्र। काबुल और कांधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित हैं। गुम्मल, बोलन और खैबर दर्रे भारत को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं। यूनानी शक, कुषाण, हूण आदि यहीं से भारत आए थे। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है, उसमें से आदमी आ सकता है, उन्हें दर्रे कहते हैं। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रभाव अफगानिस्तान और मध्य एशिया यहीं से पहुंचे थे। सिंधु के मैदान, पंजाब और सिंध। पंजाब, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां रावी, व्यास, चेनाब, झेलम और सतलज की भूमि होने के कारण बहुत धंधन्य प्रदेश है। और 5 नदियों की भूमि होने के कारण ही इसको पंजाब कहते हैं। सिंधु प्रदेश, सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और डेल्टा, बड़ी मात्रा में यहाँ चावल और गेहूं उत्पादन होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पंजाब, पाकिस्तान और सिंध में थे। पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में है, ये भारत का पंजाब नहीं है। गंगा है उत्तरी मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है। हड़प्पा संस्कृति का फैलाव यहीं से हुआ था। चित्रित दुष्र मर्तवांड की संस्कृति यहीं पे मिली है, उसका केंद्र था ये आप नक्शे में देख सकते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो ऊपरी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका आ जाता है। प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों के संगम पर बसा हुआ है। प्राचीन कौशल, काशी और मगध यहीं पे स्थित हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार को आधार यहीं से मिला है। निचला क्षेत्र बंगाल प्रांत तक है, ये बंगाल, बांग्लादेश यहाँ पर है और ये बंगाल है, यहाँ तक फैला हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी मिट्टी से बना हुआ है। इधर से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ से गंगा आती है, दोनों की जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। गंगा के मैदान की विशेषताएं, ऊपरी और मध्य क्षेत्र में हिमालय पर्वत और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। अति प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित 600 किलोमीटर में फैली आसाम की घाटी इसी में आती है। मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो आसाम और ये सारे इलाके आते हैं। जबकि मध्य भारत का पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो ये पोर्शन आता है। उड़ीसा के तटवर्ती मैदान समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटवर्तीय मैदान है। मानव गतिविधि का स्थल और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र है। मध्य भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। मध्य भारत का पश्चिमी क्षेत्र आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात ये पोर्शन है।
गुजरात को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, सौराष्ट्र, अनर्थ उत्तरी गुजरात, लाट दक्षिण गुजरात। गुजरात का मध्यवर्ती प्रायद्वीप काठियावाड़ कहलाता है। मानसून के दिनों में कच्छ का रण दलदलीय क्षेत्र में बदल जाता है। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत की सीमाएं इसको घेरने वाले तटवर्ती मैदानों और दक्कन के पठार से निर्धारित होती है। इसके तटवर्ती मैदान है, इनके बीच में जो पोर्शन है इसी से इसकी सीमाएं डिसाइड होती हैं। दक्कन के पठार के 4 प्रमुख भाग महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में हैं। सुदूर दक्षिण मतलब दक्षिण में दूर तक पूर्व तटवर्ती मैदान तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ये पूर्व वाले ईस्टर्न घाट जिनको बोलते हैं, ये यहाँ से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। कावेरी का मैदान और इसका डेल्टा इसका मुख्य क्षेत्र है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कावेरी नदी कहाँ बहती है। नदियां मौसमी होने के कारण किसान पलवल चौल कालों से ही सिंचाई के लिए तालाबों पर निर्भर रहते थे। यहाँ पर जो नदियां वो मौसमी नदियां, बारिश होती है तो पानी आता नहीं तो नहीं आता है, तो शुरू से ही किसान तालाबों की सिंचाई पर निर्भर हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान केरल तक फैले हुए हैं। ये पश्चिम के तटवर्ती मैदान है। ये यहाँ से नीचे सबसे नीचे यहाँ केरल तक फैले हुए हैं। धान के साथ काली मिर्च और अन्य मसाले यहाँ उपजाए जाते हैं। पश्चिम के साथ इन मसालों का व्यापार उत्तर मौर्य काल से होता है। पश्चिम के साथ मौर्य काल से इनका व्यापार होता है। भारत में ईसाई और मुस्लिम प्रभाव समुद्र के माध्यम से यहीं से हुआ था। सबसे पहले केरल से ही शुरुआत हुई है। असमान प्रक्रियाएं हुई तो मतलब 3री शताब्दी थी उस समय गुजरात में मध्य पाषाण, जबकि दक्षिण में दक्षिणी क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति थी। सिंधु और सरस्वती के क्षेत्रों में घूमकर लोग 3री शताब्दी बीसीई से बसने लगे थे। दक्कन, आंध्र और तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात में प्रथम शताब्दी बीसीई के उत्तरार्ध में लोग बसने लगे थे। उत्तर में गंगे क्षेत्र बहुत पहले से ही बसावट का केंद्र रहा है। मध्य भारत की जंगली पहाड़ियां कभी भी पूरी तरह से नहीं बसी। क्षेत्रों की प्रकृति भारतीय इतिहास में काफी पहले से ही कुछ क्षेत्र शक्ति के केंद्र रहे हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों की घाटियां स्थायी केंद्रीय क्षेत्र में ज्यादा मानव बस्तियां मिली हैं। संसाधनों की उपलब्धता एवं व्यापार एवं संचार से इन क्षेत्रों का महत्व भी बढ़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम भाग में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में विकसित हुई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक स्रोत जो पांडुलिपियों और शिलालेखों से मिलते हैं, दूसरे प्रकाशित सामग्री होती है उससे मिलते हैं। द्वितीयक स्रोत मुख्य 3 स्रोत हैं। एक साहित्यिक होता है, एक पुरातात्विक होता है और एक विदेशी वृत्तांत होता है, जैसे हम पहले देख चुके हैं। प्राथमिक स्रोत पृथ्वी से बरामद सभी पुरातात्विक अवशेष, जब भी खुदाई में कुछ अवशेष मिलते हैं, मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में शिलालेख जो तालपत्र, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां, खंभों, चट्टानों और तांबे के तस्तरियों, मृदभांडों पर जो लिखा गया है उसको देखकर। द्वितीयक स्रोत इतिहासकारों द्वारा इनका उपयोग लेखों, किताबों या लिखित इतिहास के किसी भी रूप को लिखने के लिए किया जाता है, जो बाद के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग लिया जा सकता है। साहित्यिक स्रोत वेद ईश्वर द्वारा प्रकट पवित्र साहित्य माना जाता है इनको। पहला साहित्य वैदिक साहित्य, पहला साहित्य है, इसको वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद शब्द संस्कृत के मूल विद शब्द यानी वेद का अर्थ होता है जानना से उत्पत्ति हुई है और वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद मौखिक साहित्य हैं, इनको लिखा नहीं गया था, केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाया जाता था बोल के। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जिसमें 10 पुस्तकें शामिल हैं। वैदिक साहित्य के 3 रूप वैदिक संहिताएं या संग्रह, ब्राह्मण, आरण्यक, वन ग्रंथ और उपनिषद गुप्त सिद्धांत। वैदिक साहित्य या संग्रह भजनों, प्रार्थनाओं, विसंगतियों, द्वंद्ववाद, बलिदान के सूत्र और वाद विवाद। ऋग्वेद संहिता प्रशंसा, ऋग के गीतों का ज्ञान है इसमें। अथर्ववेद संहिता जादुई सूत्रों का ज्ञान है। अथर्वण सामवेद संहिता गीतों व धुनों निष्क्रमण का ज्ञान है इसमें। यजुर्वेद संहिता पूजानुष्ठानों के लिए यज्ञ सूत्रों का ब्राह्मण। धार्मिक गद्य ग्रंथ हैं। बलिदान पर टिप्पणियां हैं। बलिदान संसार के बारे में बताया गया है। समारोह पर व्यवहारिक और रहस्यमय महत्व बताया गया है। आरण्यक, वन ग्रंथ और उपनिषद गुप्त सिद्धांत तपस्वियों, सन्यासियों द्वारा भगवान, संसार और मानव जाति के बारे में बताया गया है। प्राचीनतम दर्शन शास्त्र का अच्छा खासा समावेश है। सूत्र वैदिक साहित्य के बाद 6300 BC से सुने यानी श्रुति ग्रंथों के बजाय स्मरण अथवा स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
स्रोत सूत्र महान बलिदानों को संपन्न करने के नियम है इसमें। गृह सूत्र दैनिक जीवन के सरल समारोहों और बलिदान के लिए दिशा निर्देश है इसमें। धर्म सूत्र सबसे पुरानी आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून पुस्तक है ये। स्मृति ग्रंथ सूत्र ग्रंथ के बाद लगभग 200 बीसी और 900 बीसी के बीच की रचना है। व्यक्तियों के कर्तव्यों और चोरी, हमला, हत्या आदि के लिए दंड का विधान है इसमें। मुख्य स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, नारद स्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है। प्रारंभिक भारत में मौखिक और लिखित परंपरा शिलालेख साक्षरता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती हैं, जैसे शिलापत्र के ऊपर लिखे गए हैं। अशोक की शिलालेखों में सबसे पहले 3री शताब्दी बीसी में ब्रह्मलिपि का उपयोग हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। 15 पुस्तकों में विभाजित है। पुस्तकें सेकंड और थर्ड आरंभिक हैं। मौर्य काल की स्थिति और समाज के बारे में वर्णन किया गया है। प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 बीसी से 500 सी के बीच के ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म की मुख्य धारा और सामाजिक प्रथाओं और तत्कालिक समय के दर्शन होते हैं। व्यास लिखित महाभारत की मुख्य कथा कौरव पांडव संघर्ष है। वाल्मीकि की रामायण महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत कहानी है। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। 18 महापुराण और कई उपपुराण पुराणों के पूरक हैं। हिंदू धर्म के संप्रदायों वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद के अच्छे स्रोत हैं। पुराणों की विषय वस्तु सर्ग विश्व के निर्माण, प्रतिसर्ग ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण, मनवंतर विभिन्न मानवों का काल और मनु का काल, वंश देवताओं, राजाओं और संतों की वंशावली सूची, वंशानुचरित शाही राजवंशों का वृत्तांत, कुछ पात्रों की जीवन कथाएं, संगम साहित्य छोटी और लंबी कविताओं का संग्रह, गोष्ठियों में वह जिन्हें संगम और इनसे उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ 400 बीसी से 200 सी के बीच का था। 3 संगम साहित्यिक सम्मेलन हुए हैं। पहला और अंतिम मदुरै में हुए हैं। दूसरा कपाटपुरम में हुआ है। कावेरीपट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का उल्लेख इसमें मिलता है। व्यापार की जानकारी की पुष्टि पुरातत्व और विदेशी वृत्तांत द्वारा मिलती है। जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक प्रारंभिक भारत नाटक और कविताओं का भंडार है। कवि अश्वघोष बुद्धचरित, सारिपुत्र कर्षण और सुंदरानंद ये कविताएं लिखी थी। नाटककार भास ने पंचरात्र, दत्तवाक्य, बलचरित और स्वपनवास दत्ता ये नाटक लिखे थे। कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम कविताएं लिखी हैं। बाण भट्ट ने हर्षित भारत की सबसे पुरानी संरक्षित जीवनी है। बौद्ध और जैन साहित्य गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोतों में बौद्ध और जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। अभी तक जितने भी साहित्य पढ़े थे वो ब्राह्मणवादी साहित्य थे और संस्कृत वाले थे। ये दोनों गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत हैं। पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली ग्रंथ त्रिपिटक, 3 टोकरी बुद्ध और 16 महाजनपदों के भारत के बारे में बताती है। उसमें 3 मुख्य बुक हैं, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों बुक इम्पोर्टेंट हैं। श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्रार्थ पहला 12 अंग, दूसरा 12 उपांग, तीसरा 10 प्रकरण, 4 वेद सूत्र, 2 सूत्र, 4 मूल सूत्र। अभी ये पुरातत्व है। अभी तक हम साहित्य के बारे में देख रहे थे, साहित्य से किस प्रकार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हम पुरातात्विक तरीकों से किस प्रकार इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो पढ़ेंगे। भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जो भी भौतिक अवशेष यहाँ से मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तनों और हड्डियों के टुकड़ों के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहरें, शिलालेख, इन सब का अध्ययन किया जाता है। व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं और धर्म की जानकारी मिलती है इनसे। जैसे लोग कैसे रहते थे, खाते थे और कपड़े पहनते थे। पाटलिपुत्र के कुम्भहार में स्तंभित कक्ष के खंडर, ये खंडर पाटलिपुत्र का है। पटना के कुम्भहार का है। सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है।
धातु मुद्रा निश्चित आकार और वजन होता है। प्रारंभिक भारत के सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के होते थे। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं। ज्यादातर सिक्के चांदी और कभी-कभी तांबे के होते थे। पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह होते थे। बाद में राजाओं और देवताओं के साथ उनकी तिथियां और नाम। दक्कन के सतवाहन सिक्कों पर जहाज के समुद्री व्यापार के बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हो, जहाज की फोटो है, उसमें समुद्र के व्यापार में है और ये आहत सिक्के हैं। इनमें केवल चिन्ह होते थे। मौर्योत्तर काल में सिक्के सीसा, पोटिन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बनते थे। गुप्त राजाओं ने कुशलता से बनाए और टापू द्वारा निर्मित सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। राजाओं को राजगद्दी पर बैठे शेर या गेंडों का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए, संगीत वाद्य या अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। आप ये देख सकते हैं, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पे उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। रानी कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा ये है, इसमें राजा और रानी को दिखाया गया है। शिलालेख, शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। मोहर, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंटों या चित्रों पर उकेरे जाते थे। प्राचीनतम शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 वर्ष बीसी की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ये हड़प्पा लिपि है, इसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है, क्या लिखा हुआ है। संस्कृत का पहला शिलालेख पहली शताब्दी बीसी का मिलता है। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाले प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5 शताब्दी सी के हैं। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी या खरगोष्ठी लिपि में है। ये आप देख सकते हैं, अशोक के शिलालेख। अशोक का लुम्बिनी शिलालेख एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध यात्रा के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन है इसमें। फिर सती स्टोन और नायक हीरो स्टोन के स्मारक। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर लिखे हुए थे। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक और धर्मार्थ भोजन आदि के रिकॉर्ड का भी निर्माण का भी रिकॉर्ड रखते हैं। कलिंग, उड़ीसा के राजा खारवेल की हाथी गुम्फा। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रयागराज समशिलालेख, ये देख सकते हैं, समशिलालेख या हाथी गुम्फा। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ गिरनार शिलालेख और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अभिलेख राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक इतिहास का अच्छा स्रोत है, यहाँ से अच्छी जानकारी मिलती है। साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है, ये हमेशा धार्मिक नहीं होते। इतिहासकारों के लिए मूल्यवान, क्योंकि समकालीन घटनाओं और आम लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी वृत्तांत कई आगंतुक तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, उपन्यासकों, सैनिकों तथा राजदूतों के रूप में भारत आए। यूनानी लेखक चंडोकट्स एक युवा के रूप में सिकंदर से मिले थे। सेल्यूकस के दूत मैक्सिनियस ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में लिखा है। ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में बताते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और फिलोमी ऑफ ज्योग्राफी ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में बताते हैं। स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फयान ने 399 से 414 सी के बीच उत्तर भारत में आया था। ह्वेनत्सांग भारत में 10 साल तक रहा था। फयान ने गुप्त व ह्वेनत्सांग ने हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया था। अरब यात्री अल्बर्नो खिव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान ने भी भारत के बारे में लिखा है। भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए भारतीय ग्रंथों को उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया था। रचना तहकीक हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानूनों जैसे विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। 11वीं शताब्दी के भारत के लिए एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। पहली बार गुप्त संवत के शुरुआती वर्ष की पहचान होती है। अरब और भारत के लोग समुद्री व्यापार करते थे। चीनी भिक्षुक ह्वेनत्सांग की अपनी भारत यात्रा का एक चित्र है, जो टोक्यो के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है।
थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी काम का लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इग्नू के दोस्तों के साथ इस चैनल को खासकर शेयर करिए। उनके लिए हर विषय पे आने वाले टाइम में उनको नोट्स मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक्स, बाय बाय।